अब मैं आमंत्रित करता हूं नीम का थाना के विकास पुरुष और परिवर्तन की आवाज भाई रमेश खंडेलवाल। भाई रमेश जी खंडेलवाल साहब आमंत्रित है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ये कहूं, वो धरती पुत्र जिसने विधानसभा में राष्ट्रीय पार्टी के साथ होते हुए भी जब ये देखा कि ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी आपस में नूरी कुश्ती करती है, आपस में मिलके ये मेरे किसानों का शोषण करती है, मेरे मजदूरों का शोषण करती है, मेरे उन नौजवानों का शोषण करती है जिनके बलबूते पे ये पार्टी जीतती है, तो उस धरती पुत्र ने जो हमारे बीच में आज विराजमान है, विद्रोह की आग जिसके अंदर थी, जिसके अंदर किसान का दर्द था, जिसके अंदर मजदूर की तड़प थी, जिसके अंदर नौजवान की वो चित्कार थी कि वो बार बार तरस रहा था अपने हक और अधिकार के लिए, उस नौजवान साथी ने मेरे होते हुए मेरे सामने 2008 से लेकर 2013 तक उस राष्ट्रीय पार्टी को ही नहीं, दोनों पार्टियों को एक बार नहीं कई बार ये एहसास कराया कि मान जाओ, ए राष्ट्रीय पार्टियों के नाम पे धोखाधड़ी की दुकान चलाने वाले मान जाओ, वरना इस धरती पुत्र को खड़ा होना पड़ेगा, एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। हमने जब भाई का विद्रोह देखा तभी हमने कह मान लिया था, ये नौजवान एक दिन किसान की आवाज, नौजवान की आवाज, मजदूर की आवाज, दलित की आवाज बनकर ये राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान से बाहर भी छाएगा। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस धरती पुत्र का स्वागत करने के लिए, मैं उस धरती पुत्र का अनुयायी होने के नाते, साथी होने के नाते, मुझे उस हनुमान बेनीवाल जी ने अपनी पार्टी से टिकट देकर, जब जो दुकानदारी चलाने वाली राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन्होंने जब अपनी दुकानदारी चलाई, धोखेबाजी से जब षड्यंत्र रचा, तब इस धरती पुत्र ने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं, भाई खंडेलवाल, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो मजदूरों की आवाज उठाकर जिंदा दिली से अपना संघर्ष कर रही है, किसानों की आवाज उठा रही है, ये तेरे साथ है। और आज जो पगड़ी आपके सामने पहना दी, मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज मुझे खुशी हो रही है मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आज सम्मान करते हुए, और आज मेरे राष्ट्रीय पार्टी के इस अध्यक्ष ने जो पगड़ी पहनाई है, मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये मान सम्मान आपकी उपस्थिति में इन्होंने पहनाया। आदरणीय श्री हनुमान जी बेनीवाल जी मेरे साथ बैठे हुए, भाई राम स्वरूप जी कसाना चले गए, उपस्थित बहुत देर लग जाएगी, आगे 4-5 बड़ी बड़ी मीटिंग इनको करनी है। उपस्थित सभी सम्मानित मंच जो बैठे हुए हैं, सभी समाज के प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि के साथ साथ सामाजिक श्रेष्ठ करने वाले, कार्य करने वाले सभी समाज के अग्रणी पुरुष जो स्टेज पर विराजमान है, उपस्थित सभी सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे छोटे बच्चों, ज्यादा देर में भाषण नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी सोच रहे होंगे कि एक नौजवान जो आज के 5-7 साल पहले, 10 साल पहले, जिसने हुंकार भरी राजस्थान की विधानसभा में, और उस हुंकार को राजस्थान के जगह जगह पे पहुंचाने का काम जिस इंसान ने किया, आखिर क्या कारण थे?
मैं मेरे किसान साथियों और मेरे किसान मेरे बुजुर्ग पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने कई बार इनका भाषण सुना और उस भाषण में जब पीड़ा होती थी, एक बार कहा इन्होंने, ए राष्ट्रीय पार्टी के मुख्यमंत्री महोदय, मेरी भी एक बात सुन लो। ये रोजाना तुम मेट्रो रेलों की बात करते हो, तुम अरबों खरबों खर्च करके सौंदर्यीकरण की बात करते हो, कभी तुमने मेरे गांव की ढाणी को देखा है? कभी तुमने मेरे गांव के किसान को देखा है? कभी तुमने उनको तड़पते हुए पानी के लिए देखा है? कभी उनके आत्महत्या के बारे में कभी सोचा है कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? आज किसान अपनी कीमत जब लगाता है खेत में और जब घर लेकर आता है उस फसल को, तब दोनों हाथ से अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। पूरे साल मेहनत करने के बाद उसके घर में सिर्फ पशुओं से कुछ कमाया हुआ दूध दाद का पैसा बच जाए तो बच जाए। ये खेती पूर्ण रूप से धोखा दे चुकी आपके राजनीतिक कारणों से। आपने किसानों की अनदेखी की, आपने मजदूरों की अनदेखी की, आपने जिस तरीके से ये वीसीआर भरने का और एक इलेक्ट्रिक मीटर चलाने का जो सांग रचा है, ये मीटर बिना बिजली के भाग रहा है, बिना ही बिजली के दौड़ रहा है, और ऊपर से तुम वीसीआर भरते हो। ये आवाज जब उन्होंने उठाई और जब न्याय नहीं मिलने की उम्मीद हुई, तभी नौजवान ने विद्रोह किया। मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, गहराई से एक बात सोच लेना। रात के वक्त अपनी आत्मा पे हाथ रख के, मेरी माताएं बैठी हुई है, मेरी ताई जी, मेरी दादियां बैठी हुई है, मेरी बहनें बैठी हुई है, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। एक नौजवान जो जगह जगह घूम रहा है अपने किसान की लड़ाई के लिए, मजदूर और दलित की लड़ाई के लिए। कोई 20 साल में आपने बहुत गहराई से एक चीज देखी होगी। एक जमाना था जब विधानसभा और लोकसभा में चौधरी चरण सिंह जैसे, देवीलाल जी जैसे, बलराम जाखड़ जैसे, नाथूराम जी मिर्दा जैसे वो बलिष्ठ किसानों के योद्धा और प्रोद्धा पहुंचा करते थे। दोनों पार्टियों की आंख में कीड़ आ जाती थी। अगर कोई हक पे और कुठारा घात करता किसानों के, तब खड़े होके ये चैलेंज कर देते थे, अपने दायरे में रहना वरना इलाज करना हिंदुस्तान के किसान को आता है। इस तरीके की, जिस तरीके की जो ये एक कार्रवाइयां एक तरफ की, 20 साल में किसान धीरे धीरे विधानसभा से खिसक गया, पार्लियामेंट से खिसक गया। किसान की आवाज उठाने वाला जब कोई नहीं बचा, तो धन्य है हनुमान जी बेनीवाल जी को, जो एक योद्धा के रूप में आपके बीच में आया है। और मैं ये कहूंगा आपसे, ये जगह जगह घूम रहे हैं, ये किसानों की मजबूती के लिए, ये किसान मेरा खुशहाल कैसे हो, मेरा नौजवान रोजगार कैसे मिले, मेरा दलित अपने हक को कैसे प्राप्त करे, और मेरा मजदूर जो रात दिन मेहनत करके खून पसीने की कमाई से और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़े बड़े काम और बड़े बड़े सड़कें बनाता है, जब उसके घर में जाकर देखे तो क्या हालत बनती है। इन सब बातों को लेकर आप गहराई से सोचिए। ये नौजवान तो आगे आ गया। अगर आपने गलती कर ली एक भी, और हमने गलती कर ली एक भी, और इस धरती पुत्र को आगे बढ़ने में मैंने लापरवाही कर दी, तो आप ये मानकर चलना कि 50 साल आगे तक कोई किसान का बेटा आगे नहीं आएगा। और इन सामंतवादियों ने जो व्यवस्था आजादी से पहले कर रखी थी, मैं ये कहूंगा अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिए। अंगरखी जो होती थी, वो अंगरखी भी साबुत नहीं होती थी, और उन अंगरखी को उगाड़ कर और पीठ देख लेना उन बुजुर्गों की। इन सामंतवादी और राजशाही के कोड़े की निशाने आज भी उनकी पीठ पे मौजूद होगी, आज भी। क्यों? क्या ये उसी राज को वापस लाना चाहते हैं? क्या ये उसी प्रथा को वापस लाना चाहते हैं? नहीं, हनुमान बेनीवाल जी की हुंकार ने इनके आगे एक दीवार खड़ी कर दी। नहीं, आप वो व्यवस्था नहीं ला सकते। मैं जिंदा हूं जब तक मैं मेरे गांव और ढाणी के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, आपके बीच में जो नौजवान आया है, बहुत गहराई से जाके सोच लेना, रात को भी सोच लेना
एक आदमी अगर इनकी सीटों को 20,000 वोटों से कम जिताता है तो अन्याय करता है, इस धरती पुत्र के साथ अन्याय करता है। ये जीत अध्याय लिखेगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री का इतिहास लिखेगी। ये जीत किसान की पगड़ी के मान सम्मान का इतिहास लिखेगी। ये जीत मजदूर के स्वाभिमान का इतिहास लिखेगी। और ये जीत दलित के उत्पीड़न को एक तरफ से करके ये शेरे दिल इंसान आपके हक की लड़ाई लड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाइयों, आज आपने जो पगड़ी पहनाई इस पार्टी के मान सम्मान के लिए मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से और बेनीवाल जी के आदेश से आप जो मुझे यहाँ सम्मान देने के लिए बुलाया और मुझे टिकट दिलवाई आपने, सब ने टेलीफोन कर करके, मैं सब आपका एहसानमंद हूँ। वरना बेनीवाल जी, नीम का थाना की टिकटें की लाइन तो आपके पास मैं जानता हूँ लगी हुई थी, लंबी लगी हुई थी, लेकिन आपने देखा मेरा साथी बराबर का संघर्ष करता है। आपने 5 साल तक जब मेरे साथ देखा, मैं यहाँ के हक अधिकार की लड़ाई लड़ता था। मैं यहाँ के पूरे शहर के निवासियों से एक बात कहना चाहूंगा और बेनीवाल जी आपसे भी एक बात कहना चाहूंगा, परमपिता परमेश्वर जिताकर भेजेगा। ये पीड़ा जोड़ा, ये पवित्र स्थल जहाँ पे आप इस मीटिंग को कर रहे हैं, एक भव्य हॉस्पिटल बनाकर छोड़ेंगे, एक भव्य हॉस्पिटल। बेनीवाल साहब, आपका सहयोग रहा। पड़ोस में हिमालय का पानी पवित्र आता है, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि हमारे साथ आप जैसा योद्धा नहीं था। हमने पद यात्रा तो कर ली, लेकिन इस कांग्रेस के इन नेताओं ने, मैं आज स्टेज पर खड़ा हुआ एक गंभीर बात बताता हूं आपको। जब मैं पद यात्रा लेकर जा रहा था तब मैं श्री माधोपुर के अंदर से निकलने की सोची। मेरे साथ भीड़ भयंकर थी और लोग फूल बरसा रहे थे। तब दीपेंद्र सिंह जी ने कहा, वो सामंतवादी सोच के मालिक ने, कि रमेश कहां से जाएगा? मैंने कहा जी शहर के अंदर से जाऊंगा। बोला किससे बात हुई? मगर आपके बेटे से बात हुई। बोला क्या लाना चाह रहा है? मगर मैं किसानों की ढाणियों की हालत आप देख लीजिए। मैं इन किसानों के लिए अब तो लाया हूं पानी पीने का, लेने जा रहा हूं। अभी तो मैंने नेकर ही मांगा है मेरे परिवार से, आने वाले दिनों में खेती के लिए भी नहर का पानी मांगूंगा हर सूरत में। तब उन्होंने मुझे एक बात कही, मेरे शहर के अंदर से मत निकलना, बाहर से जाना, इनको ज्यादा सिर पे मत चढ़ा। इनको नाम लेके कहा इन जाटों को, वरना तू देखता रह जाएगा। मैं कहूं रहे तुम्हारी सोच नहीं बदली, तुम्हारी सोच में वही राजशाही के ठाठ बाट है। तुम्हें ये शर्म नहीं आई कहते हुए कि जिस हक की अधिकार की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, ये जनता जिसे आपको बनाती है, आप इनका साथ देने की बजाय ये कहते हो कि बाहर से निकल जाना। इन लोगों की सोच नहीं बदली है। ये तो भला हो बेनीवाल साहब, आप इनकी सोच को बदलोगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। मेरा निवेदन, कुंभाराम नहर का पानी मेरे पड़ोस में आ गया। सेकंड फेज 3055 करोड़ रुपए का, जिसमें सबसे पहले नीम का थाना को पानी मिलना था, उसके बाद खंडेला को मिलना था, उसके बाद श्री माधोपुर को मिलना था, उसके बाद आधा दाता रामगढ़ को मिलना था। इन बेईमानों ने पानी नहीं दिया। लेकिन आप आज निश्चिंत हो जाइए, मैं यहाँ से प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, मैं लड़ूंगा और मरूंगा, बेनीवाल जी के आदेशानुसार संघर्ष करूंगा। और ये जो कुंभाराम नहर का पानी है, ये हर सूरत में आप सबको लाने के छोड़ेंगे। बड़ी शर्म आती है, पड़ोस में तो हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा और पड़ोस की भैंस फिल्टर के पानी से नहा रही है, फिल्टर के पानी से। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस कुंभाराम नहर के लिए मैं निवेदन करके संघर्ष करूंगा। एक गंभीर समस्या है, किसान और हमारी माताएं सारे दिन मेहनत करती है,
सारे दिन खेत का काम करती है, घर का काम करती है। बेनीवाल साहब, इन भाजपा वालों ने भट्ठा बैठा दिया, ये गौ माता करते हुए फिर रहे हैं। एक के घर में गाय बंधी हुई नहीं है, शेर के पट्टे पराये जगह गाय बंधी हुई की गौ माता करते हैं। मैं इनसे ये कहता हूं, अरे बेईमानो, गौ माता के रखवालों और सेवकों, गौ माता की तो चिंता तुम्हें है, ये सांड बाप का क्या इलाज करोगे, ये भी तो बता दो। मैं प्रतिज्ञा से आज आपको कहता हूं, सब जानते हैं आरएलपी की टीम मेरे साथ है, आरएलपी के नौजवान मेरे साथ है। 11 तारीख का चुनाव आ जाएगा, फसल जाके अप्रैल में कटेगी और 11 तारीख के बाद में 10 दिन और लगेंगे और उसके बाद 30 तारीख से लेकर अगले महीने के अंदर एक भी जर्मनी सांड, अमेरिकन सांड और इन गायों को नहीं छोड़ूंगा। इनको हर सूरत में जहां कहीं व्यवस्था होती है वहां मान और सम्मान के साथ इनकी व्यवस्था करके हम भेजेंगे। इनको शर्म नहीं आती। मेरी बूढ़ी माँ, ताई, चाचियां और मेरे भाई और बहन सारी रात बैटरी लेकर इनकी चौकसी करते हैं। 6 महीने चौकसी कर ले, एक रात नींद आ जाए, ये जर्मन होल्स्टाइन सांड सब कुछ खा जाते हैं, सब कुछ। ये इलाज करेंगे। मेरी माताएं, मैं आपको और इन सबको वचन देता हूं, 1 महीने के बाद जर्मनी सांड, अमेरिकन सांड घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। और इसके बाद बैठे हैं हमारे योद्धा, इनसे निवेदन करूंगा, एक कानून पास करा देना आप। तो बछड़े खेती के काम आते रहे हैं और ये खेती के काम आगे भी आएंगे। आप जाकर अच्छी व्यवस्था इन बछड़ों की भी की जाए और बेचकर इनको, बछड़ों को कोई खेती के लिए ले जाए तो एक ही ऑर्डर निकलवा देना, बछड़े बेचे जा सकते हैं। इतने में ही बछड़े पार हो जाएंगे, इतने में ही पार हो जाएंगे। बाकी काम हम करेंगे। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बेनीवाल साहब को आपको सुनना है, लेकिन मैं पुनः आपसे एक बात कहना चाहूंगा। ये आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, अभी तो ली अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। आप देख लेना, इनके योद्धा जीत कर आएंगे। 35 और 40 के बीच में इस सरकार को बनाने का काम आपके सामने बैठा हुआ ये योद्धा धरती पुत्र करेंगे। और आने वाले टाइम में हर किसान के पसीने को पोंछने का काम, हर मजदूर के चेहरे का पसीना पोंछने का काम, हर दलित के दर्द के साथ छाती से छाती मिलाकर उस दर्द को दुखने का काम, हरने का काम ये नौजवान करेगा। भाइयों, बहुत सालों में एक परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन में अगर जनता भूल जाए तो फिर दोबारा 50 साल लगते हैं। भूल मत जाना, ये नौजवान जो खड़ा हुआ है, ये नौजवान आपकी मांग के लिए टक्कर खा रहा है, धक्के खा रहा है भीड़ में। 50 डिग्री के टेम्परेचर में ये हुंकार भर रहा था रैली कर करके, राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर और चूरू की उस धरती में जहाँ का टेम्परेचर 50-50 डिग्री होता है। नहीं आते, और जब आते हैं तो जनता को साथ देना चाहिए। इनकी असली चेहरा